अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बकेट इज़ टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, डज द बकेट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसको एक कुएँ के पैंदे पर लेकर जाया गया है, कुएँ की एक तह पर लेकर जाया गया है। तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में कहेंगे जी कि यस, हाँ ऐसा है। जो बकेट है उसको जब हम एक कुएं के तह में लेकर जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा होता है उस बकेट के ऊपर। बकेट को जब हम पानी में से गुजार कर नीचे तह पर लेकर जाते हैं तो वो काम कर रही होती है किसके ख़िलाफ़? जो पानी की उछाल की क़ुव्वत होती है, अप थ्रस्ट होती है, उसके ख़िलाफ़ वो काम कर रही होती है और इसके ख़िलाफ़ वो काम करते हुए नीचे तह पर जाती है, जिसकी वजह से यही जो काम उसके अंदर उसके ऊपर हो रहा होता है उसको नीचे लेकर जाने का, वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बकेट है इसमें नेगेटिव पोटेंशियल पाई जाती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है ग्राउंड लेवल के साथ, क्योंकि ये ग्राउंड से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। अब कोई बॉडी ज़मीन से जितना ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब चूँकि बॉडी ज़मीन के मुकाबले में नीचे की तरफ मूव कर रही होती है ये जो बाल्टी है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, when an arrow is shot from its bow it has kinetic energy, from where does it get the kinetic energy। जब एक तीर को कमान में से फेंका जाता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी आती किधर से है इसमें? तो आंसर है कि जब हम एक कमान को स्ट्रेच करते हैं, यानी इसको हम खींचते हैं, तो उसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है। जब कमान को खींचा जाता है पीछे की तरफ ताकि उसमें से तीर को फेंका जाए, तो उस वक्त उसकी शक्ल में तब्दीली आती है। इस शक्ल में तब्दीली की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम उस कमान को छोड़ते हैं तो उसमें से तीर बहुत तेज़ी के साथ निकलता है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है किस में? जब तीर वहाँ से मूव कर रहा होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है सारी की सारी उस एरो को, उस तीर को, जिसकी वजह से वो मूव करता है। तो दरअसल वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि कमान की शक्ल में तब्दीली की वजह से हासिल हुई थी, वो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब तीर को रिलीज़ किया जाता है। और वो जो एरो है जब वो मूव कर रहा होता है तो वो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही बहुत दूर तक मूव करता है। तो वो जो शेप में तब्दीली हुई है कमान के और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है, वहीं से ही काइनेटिक एनर्जी हमें हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। क्या हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है? एक्सप्लेन करना है। यानी एक ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस को भर दें तो उसमें हमने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। तो इसका जवाब है कि हाँ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। साथ साथ क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है आंसर में कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, यानी सबसे हल्की गैस है। जब हम इसको हवा में छोड़ते हैं तो चूँकि बाकी हवा के मुकाबले में ये गैस हल्की होती है, तो इस पर ये जो हवा है ये एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाती है, और इस अप थ्रस्ट की वजह से, यानी कि उछाल की क़ुव्वत की वजह से, ये गुब्बारा किधर मूव करता है? ये ऊपर की तरफ मूव करता है। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है ये गुब्बारा, तो ये जो ग्रेविटी होती है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, ये उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। तो यही जो उसके ख़िलाफ़ काम करते हुए ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये काम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके अंदर, ये कौन सी होती है? ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर देंगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसको डिफ़ाइन करने के लिए प्रॉपरली हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और कौन सी क्वांटिटी को? वेक्टर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये डायरेक्शन के बगैर भी हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब मैथमेटिकली ज़रा बताया जा रहा है कि एज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम और वी स्क्वायर को वी डॉट वी लिख देते हैं। तो वी डॉट वी का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं जी? ये दोनों एक दूसरे के साथ, इनकी जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है। तो हाफ एम वी वी काज ऑफ 0 डिग्री होगा, काज ऑफ 0 1 होता है, तो ये दोबारा से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर।
अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब वेलोसिटी ख़ुद से तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब एक वेक्टर क्वांटिटी का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है। तो ऐसी सूरत में जो वेक्टर स्क्वायर होगा वेलोसिटी का वो स्केलर होगा, और उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट? एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी किधर चली जाती है या उसके साथ क्या होता है जब वो एक टारगेट के अंदर घुस जाती है? आंसर है कि जब एक गोली एक टारगेट के अंदर घुसती है, किसी भी जिस्म को जाकर उसके साथ टकराती है तो वो उसके अंदर धंस जाती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस काम में तब्दील हो जाती है जो कि उसको चाहिए होता है टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, या टारगेट आगे से जो उसको ख़ुद में धंसने के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके ख़िलाफ़ जो वर्क डन चाहिए होता है वो काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन में चेंज हो जाती है। और उसका कुछ हिस्सा जो है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो चूँकि आवाज़ भी आ रही होती है पेनिट्रेट करते वक्त, तो वह साउंड एनर्जी में भी, और टारगेट के अंदर जब पेनिट्रेट करती है तो वहाँ पर हीट एनर्जी पैदा होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो हीट एनर्जी में भी वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी 3 हिस्सों में, एक तो वर्क डन में, दूसरा साउंड एनर्जी और तीसरा हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क? एक्सप्लेन। क्या एक जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसके धागे के अंदर जो टेंशन होती है वो कोई काम करती है? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो जब एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक तो उसका स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग के साथ नीचे एक मेटालिक बाब लगा होता है। तो अब स्ट्रिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके अंदर जो टेंशन पैदा होती है, आया कि वो भी कोई काम कर रही होती है उसके मोशन के दौरान? तो आंसर होगा नहीं। जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर पैदा होती है स्विंगिंग पेंडुलम के, वो कोई काम नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो टेंशन फोर्स पैदा होती है धागे के अंदर और जो मोशन पेंडुलम के अंदर पैदा हो रही होती है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही होती हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, 90 के एंगल बनाती हैं, तो वर्क डन के लिए ज़रूरी है कि एफ डॉट एस जो है वो काज ऑफ ज़ीरो, काज 90 ना हो, क्योंकि काज 90 क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो टेंशन फोर्स और जो मोशन है पेंडुलम की, तो इस वजह से जो टेंशन है वो कोई भी काम नहीं करती बाब के ऊपर या बाब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मीटियर एंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बर्न्स, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी? एक मीटियर है जो कि ज़मीन के फ़िज़ा में दाखिल होते ही जल जाता है, मीटियर कहते हैं शाबिये को। तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? एक मीटियर जो होता है वो एक मीटराइट का छोटा सा क्या होता है जी, हिस्सा होता है, राकी सब्सटेंस होता है, चट्टानों से बना हुआ एक जिस्म होता है, और ये क्या करता रहता है जी, ये मुख्तलिफ जो सोलर सिस्टम के अंदर हिस्से हैं उनके अंदर ये गर्दिश करते रहते हैं। तो ये जब हमारे ज़मीन के फ़िज़ा में दाखिल होता है तो ये जल जाता है, तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? तो आंसर है इसका कि जब ये हमारी फ़िज़ा में दाखिल होता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है। तो आते ही ये हवा के पार्टिकल्स के साथ जब टकराता है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसको आग लग जाती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। साथ साथ आवाज़ भी सुनाई देती है तो साउंड एनर्जी में भी चेंज होती है, और रोशनी भी हो जाती है इसके जलने से, तो लाइट एनर्जी में भी इसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा चेंज हो जाता है। अब मज़ीद ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ये मुताबिक है कि जितनी एनर्जी इसकी शुरू में होती है काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही जलने के बाद एनर्जी इसमें होती है, जो कि किस फॉर्म में होती है जी? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच? घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी, किस किस्म की एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ज़ख़ीरा होती है? अब इसके बारे में हमें बताना है। तो जब एक स्प्रिंग के घड़ी के स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, मरोड़ा जाता है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। अब उसको कंप्रेस करने के नतीजे में उस स्प्रिंग की शक्ल तब्दील हो जाती है, उसके जो टर्न्स होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती हैं। तो इसके ऊपर जो काम किया जाता है वो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यही है इसका आंसर कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब आगे हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग होता है, अब जब हम इस पर से फोर्स हटाते हैं तो ये ख़ुद को अनवाइंड करता है, यानी पहली वाली पोजीशन में आता है।
तो इसके अंदर जो ज़ख़ीरा शुदा स्टोर शुदा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये घड़ी की सुइयों को हरकत करने में मदद देती है, और इसी की वजह से घड़ी की सुइयाँ क्या करती रहती हैं जी, हरकत करती रहती हैं। क्वेश्चन 9 है, अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्राम अ सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक बंदा है एक ख़ास बुलंदी से कप को नीचे गिराता है जो कि टूट कर टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। अब कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जी चेंजेस हो रही हैं। अब जब उसको ऊपर बुलंदी पर लेकर जाया जाता है तो इसकी पोजीशन में तब्दीली की वजह से, बुलंदी पर जाने की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब उसको वहाँ से ड्रॉप किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और बॉडी जो है वो नीचे काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करती हुई ज़मीन के साथ आकर टकराती है। जब ये कप ज़मीन के साथ आकर टकराता है तो इसका जो बड़ा हिस्सा होता है वो वर्क डन में चेंज हो जाता है कप को तोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा कप तो वो ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो ज़मीन के अंदर घुसने के लिए जो उसको वर्क डन चाहिए, एनर्जी का बड़ा हिस्सा उस वर्क डन में चेंज हो जाता है। साथ साथ हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है, और जिधर कोलिजन हो रहा होता है फ़र्श के जिस हिस्से पर, वहाँ पर थोड़ी बहुत हीट भी पैदा होती है, तो हीट एनर्जी में भी इस एनर्जी का कुछ हिस्सा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन रोइंग बोट अप स्ट्रीम इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, इज़ ही डूइंग एनी वर्क। एक बंदा जो है ये एक नदी के अंदर क्या कर रहा है जी, कश्ती को चला रहा है। अब ऊपर की तरफ जब वो चप्पू चला रहा है तो वो किनारों के लिहाज से वो क्या है, शोर के लिहाज से वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो क्या वो कोई काम कर रहा है। अब वो अपनी तरफ से तो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा है कि वो नीचे आने से बच रहा है, लेकिन साथ साथ वो ऊपर की तरफ भी मूव नहीं कर रहा। जब वो मूव नहीं कर रहा इसका मतलब है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, तो हम आंसर देंगे नो, अ मैन रोइंग बोट अप स्ट्रीम इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर डज नो वर्क। ये कोई भी काम नहीं करता कश्ती चलाते हुए, क्योंकि कश्ती अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही। मज़ीद वज़ाहत में हम कहेंगे जी कि एज़ द मैन इज़ एट रेस्ट देयर फॉर कवरिंग नो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि बंदा रेस्ट पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, तो सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा। डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एफ इंटू ज़ीरो काज ऑफ थीटा, ज़ीरो को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि वो कोई भी काम नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वाई एनर्जी सेवर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। नॉर्मल बल्ब्स के मुकाबले में एनर्जी सेवर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो नीचे कुछ रीज़न्स दी गई हैं उसकी वजह से। पहली है कि एनर्जी सेवर्स जो हैं वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल बल्ब्स के मुकाबले में। दूसरी रीज़न है कि उनका जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि बल्ब जल्दी ख़राब हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक चलते हैं। तीसरे नंबर पर ये जो एनर्जी हमें देते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती है और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा शदीद होती है, यानी लाइट अच्छी होती है इनकी, ज़्यादा ब्राइट लाइट देते हैं। और चौथे नंबर पर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, माहौल दोस्त होते हैं। कैसे कि जब ये ज़्यादा अरसा चलेंगे, ख़राब ज़्यादा नहीं होंगे, तो माहौल का इनका कचरा माहौल में इनका कम फैलेगा, और साथ साथ इनको अगर रिसाइकल किया जाए तो रिसाइकलिंग के नतीजे में जो इनका कचरा होगा वो माहौल में नहीं फैलेगा, और ये माहौल दोस्त होंगे नॉर्मल बल्ब के मुकाबले में। ये थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लास 11 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।